कांग्रेस के जो सलाहकार हैं, मैं उसे अक्सर कह रहा हूं कि ये दो टकिया सलाहकार हैं और उनको पता नहीं किस प्रकार के सलाह दे रहे हैं। आज फिर वही हुआ, ढाक के तीन पात। 2019 में भी उन्हें सलाह दी गई थी कि सभी पार्टियां एकजुट होकर के मोदी का मुकाबला करें। और आपको याद होगा वो तस्वीर जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देश भर की पार्टियां एकजुट हो गई थीं और उस वक्त तो एक नामी गिरामी पत्रकार भी साथ में थे, जो कभी एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। वो उनको सलाह दे रहे थे, वो भी उनको कह रहे थे कि सारे लोग एकजुट हो जाइए, सब एकजुट होकर के मुकाबला कीजिए नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी फासिस्ट है, नरेंद्र मोदी अगर दोबारा आ गया तो इस देश में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। और अंततः क्या हुआ ये आप सबको मालूम है। नरेंद्र मोदी दोबारा जीत करके आए 2019 में और थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आए। जो पहले उन्होंने किया था उससे भी ज्यादा मजबूत वोटों से, अधिक संख्या से वो जीत करके सत्ता में आए। इस बार फिर से कांग्रेस के सलाहकारों ने कहा कि आप बड़ा दिल दिखाइए और 19 पार्टियों का अलायंस बना लीजिए और सब मिल करके चुनाव लड़िए। कल ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, अलायंस की बात पोस्ट इलेक्शन देखेंगे। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने कह दिया कि हम 13 के 13 लोकसभा सीट पे लड़ेंगे और हमने 50-60 कैंडिडेट को सेलेक्ट भी कर लिया है और उसमें से 13 कैंडिडेट को सेलेक्ट करके हम मैदान में उतार देंगे। दो जो मजबूत अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने ये कह दिया। पिछली जो मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, वर्चुअल मीटिंग, उसमें कई लोग नहीं आए थे। ममता बनर्जी नहीं आई थी, अखिलेश यादव नहीं आए थे, उद्धव ठाकरे नहीं आए थे और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे नहीं आए थे। चंडीगढ़ में जो एक मेयर का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ज्वाइंट दिखी थी। तो एक जो पावर ब्रोकर, मैं उसको कहता हूं, एक पावर ब्रोकर जो आम आदमी पार्टी का है, वो सामने आकर के बोलने लगे कि हम लोगों में बड़ा अच्छा रिश्ता चल रहा है और हम लोग दोनों मिलकर के आगे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कुछ गलबहियां करने की योजना तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो सफलीभूत होता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो प्रवेश करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कोई आमंत्रण नहीं मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जयराम रमेश जो मीडिया के प्रभारी हैं, कम्युनिकेशन हेड हैं आजकल कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी को तो खड़गे साहब ने फोन करके कहा, राहुल जी की तरफ से उनको संदेश दिया गया है, सार्वजनिक भाषण में हम कहते हैं कि हमारी न्याय यात्रा में जिस जिस स्टेट से गुजरेगी वहां की जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है? या तो कांग्रेस सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, या ममता बनर्जी सच या झूठ बोल रही है। दोनों में कौन, कोई ना कोई तो है जो झूठ बोल रहे हैं, या तो कांग्रेस या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल में जब कांग्रेस की न्याय यात्रा प्रवेश करेगी तो ममता बनर्जी की टीएमसी उसमें शामिल नहीं होगी। ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, 48 में से 2 सीट देने पर, 42 में से 2 सीट देने पर राजी हो रही है और कह रही है कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव में बहरामपुर और दक्षिण मालदह में आपको 30% से अधिक वोट आया था, तो हो सकता है कि हम वो जहां पर आपका परफॉर्मेंस बेटर रहा है लास्ट इलेक्शन में, हम आपको 2 सीट देंगे। हैरानी की बात मित्रों ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी जो तकरीबन 55 साल तक सत्ता में रही, आज वो इन क्षेत्रीय छत्रपों के सामने गिड़गिड़ा रही है। 2 टर्म नरेंद्र मोदी को हो गए हैं और तीसरे टर्म के लिए वो मैदान में उतर रहे हैं। क्या 10 साल का समय एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए काफी नहीं होता है खुद को अपने बलबूते खड़ा करने के लिए? इसकी सलाह देने के बजाय कांग्रेस के 2 टकिए सलाहकारों ने हमेशा कांग्रेस को मजबूर किया क्षेत्रीय छत्रपों के साथ गलबहियां करने के लिए। जनता अब स्पष्ट नीति, स्पष्ट नेता ढूंढ रही है, जनता को नहीं मिल रहा है
और भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने पत्रकार अखिलेश अखिल और सूर्यकांत भारती दोनों सदा की तरह जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम बात करते हैं अखिलेश अखिल जी से कांग्रेस और उनके अलायंस पर बात में। आज आप साफ साफ अखिलेश जी बोलिए कि कांग्रेस के सलाहकार जो हैं वो 2% के हैं या नहीं है? नहीं, सलाहकार को 2% का नहीं कहा जा सकता है। और ये है कि कोई पार्टी अगर सफल हो जाती है तो वह सलाहकार जो है काफी नाम कमाता है। अगर पार्टी अगर फेल कर गई तो समझिए कि सलाहकार की भी परेशानी होती है, उस पर लोग टिप्पणी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े एक रणनीतिकार हैं, राजनीतिक और चुनावी रणनीति को लेकर हर पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है और अधिकतर राज्यों में उनकी वो रणनीति सफल हुई, जीत हासिल हुई। तो वो लेकिन कई जगह वो हारे भी, कई जगह उनकी रणनीति भी साफ नहीं हुई। तो ये इस तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि कोई किसी को सलाह देता है और वो सफल हो गया तो अच्छा हो गया, सफल नहीं हुआ तो उसकी टिप्पणी की जाए। ठीक है, परिस्थितिवश। और मान लीजिए कि आप ही किसी पार्टी की रणनीति बनाते हैं या पार्टी को सलाह देते हैं, वो सफलता उसमें नहीं मिलती है तो आपकी टिप्पणी होगी। और आपके साथी हम हैं और हमारी बात को नहीं मानी जाती है तो हम आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। राजनीति में ये तमाम बातें चलती रहती है। लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्टी किसकी किसकी बात माने। 50 लोग सलाह देने वाले होते हैं, निर्णय तो एक ही आदमी को करना होता है। अब आपकी बात मान ले तो वो समझिए कि अच्छी बात है और उसकी बात नहीं माने तो वो बुरी बात है। इसलिए किसी भी पार्टी के सामने एक संकट पैदा होता है। ये तो मैं नहीं मानता कि केवल ये कोई जो कांग्रेस के भीतर की कोठरी है, उस कोठरी में के जो सलाहकार है वो पत्रकार हों, उनके नेता हों या बाहरी कोई व्यक्तित्व हो, कोई सलाह दिया अगर वो सफल हो गया तो ठीक है, असफलता नहीं मिली तो उसकी गाली दी जाए, मैं इसमें नहीं मानता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आपने जो इंट्रोडक्शन में जो बातें कही है वो बहुत सच्ची बात है और आज की राजनीति की सच्चाई भी है। उसमें 3 बातें आपने एक तरह से उसमें बातें कही है। पहली बात आपने ये कही है कि ममता बनर्जी नाराज चल रही है। दूसरी बात आपने ये कही कि एक राष्ट्रीय सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस माने सीट भी उसको नहीं दी जा रही है, 2-3 सीटों की बात की जा रही है। और तीसरी बात आपने ये कही है कि ये ममता बनर्जी अगर मान लीजिए कि अलायंस के साथ नहीं जाती हैं तो फिर क्या होगा। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन इस तीनों बातों के को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि ममता बनर्जी आज की तारीख में या कल उनका जो बयान आया अचानक, उसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है। उन्होंने क्यों अचानक ये बातें कही है, उसके पीछे केवल सीट शेयरिंग का मामला नहीं है, कई राजनीतिक दबाव है। और वो दबाव ऐसा है कि अगर वो पीछे नहीं हटती हैं तो ममता बनर्जी के 18 विधायक और सांसद किसी भी समय जेल जा सकते हैं। ये एक दबाव है उन पर। अब यह दबाव ममता बनर्जी केवल एक ही नारे पर आगे चल रही है, एक ही बात को आगे बढ़ा रही है कि वो सो कॉल्ड मैं बता रहा हूं, कथित रूप से गठबंधन में रहेंगी, लेकिन वो कांग्रेस या वाम दलों के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी। और कल का जो उनका बयान है, इस बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आगे की चर्चा में और इस बात का हम खुलासा कर पाएंगे। चलिए, अभी हम ममता बनर्जी पर बाद में बात करेंगे और अलायंस पर। मेरा जो पहला सवाल था, 2% सलाह, मैं उस पर कायम हूं। मैंने क्यों कहा ये बात? आप अगर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे रणनीतिकार होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनकी सलाह फेल होती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होते रहती है। लेकिन जो सलाहकार जब मान ले बात को कि हाँ, मेरी सलाह जो है वो ठीक नहीं हुई और शायद मैं अपने कैलकुलेशन में गलत था, ऐसा अगर सलाहकार बोलना शुरू करे तो शायद ठीक होगा। हो सकता है कि अंदरूनी रूप से बोलते भी होंगे पार्टी के सामने, हम लोगों के पास जानकारी नहीं।
लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं कि वो भी जो सलाहकार हैं, जो पार्टी के अंदरूनी सलाहकार हैं, वो भी एक एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए सलाह ओपिनियन बनाते हैं। वो जो एटमॉस्फेयर बनाने वाले जो फूहड़ लोग हैं भारतीय राजनीति में, और उसमें ज्यादातर पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ये ज्यादातर पत्रकार जो स्वांतः सुखाए सिर्फ अपना हित देखने के चक्कर में पार्टी को अनर्गल सलाह देते रहते हैं और ये पूरा वातावरण तैयार करते हैं। अखिलेश जी, मैं इसलिए बात कह रहा हूं इस बात को, मैं बहुत नजदीक से जानता हूं बहुत सारे पत्रकारों को जो रात दिन कांग्रेस के सलाहकार मंडली के साथ बैठते हैं, रात दिन, और उनको अनर्गल सलाह देते हैं और उस पर पार्टी फिर अपना ओपिनियन बनाती है, उसी दिशा में पार्टी बढ़ जाती है। मैं और आप कोई सलाहकार नहीं है। क्या एक राष्ट्रीय पार्टी को जब पहली बार 2014 में सत्ता से बाहर गई, 10 साल पहले सत्ता में थी, जब उनको तुरंत कोर्स करेक्शन करना चाहिए था, उनको अपने संगठन में विस्तार करना चाहिए था, कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां गलती हो रही है, सबको एकजुट करके ऐसा दिखना चाहिए था, मीटिंग होते रहता, पार्टी दर पार्टी, स्टेट दर स्टेट मीटिंग हो रहा होता, संगठन बन रहा होता। ऐसा आपको कहीं कभी प्रतीत हुआ? कहीं किसी सड़क पर फलाने स्टेट में कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो रहा है, वहां की नीतियों को लेकर के खड़ा हो रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, घेर रहा है, आपको कहीं दिखा पिछले 10 वर्ष में? आप बताइए। ये नहीं दिखा। आपको दिखा? नहीं दिखा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब कांग्रेस के पूरे इतिहास को आप देखेंगे तो उसमें बड़ी झोल है, और आप जो कह रहे हैं मैं उसमें 100% उसका समर्थन करता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस की आज जो दुर्गति है उसके पीछे का कारण यही है कि इसी कांग्रेस ने इस देश के ऊपर या इस देश की जनता के साथ बहुत अन्याय भी किया, इस कांग्रेस ने। और सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस का दुश्मन देश की जनता नहीं है, कांग्रेस के दुश्मन कांग्रेसी नेता ही हैं। इस कांग्रेस के भीतर ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जिनका अपना न कोई जनाधार था, न उन जनता के बीच उनकी पहुंच थी, न समझिए कि उनकी कोई लागत, न कोई पूछ, न कोई समझ थी, लेकिन हमेशा कांग्रेस के भीतर रहकर बड़े बड़े पदों का लाभ उठाया, मंत्री संतरी बने, घोटाला भी किया और कांग्रेस पार्टी को बदनाम भी किया। ये कांग्रेस का सत्य है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं, सलाहकार की बात जो बोल रहे हैं कि सलाहकार कांग्रेस में, जब कांग्रेस पार्टी जब कमजोर होती गई तो पत्रकार टाइप के लोग, जिनका आप नाम बोले हैं, दलाल कहिए उसको, पत्रकार क्या है? पत्रकार तो कोई किसी पार्टी को सलाह दे ही नहीं सकता है। जो बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं, दलाल टाइप के लोग, वो ही किसी को सलाह देते हैं केवल अपने लाभ के लिए। आप पिछले 10-15 साल के कांग्रेस के बैक कांग्रेस का बहुत लंबा पीछे मत जाइए, 10 से 15 साल के कांग्रेस के छवि को आप देखिए तो कांग्रेस के भीतर जितने लोग कांग्रेस में पहले थे या जो बाहर निकले, बीजेपी में गए, तमाम पार्टियों में गए, वो कौन लोग थे पहले वो? और उसमें कई पत्रकार भी थे और कई युवा नेता थे। युवाओं के बारे में किसी भी पार्टी को बड़ा विश्वास होता है कि इस युवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो एक अलग चीज है, वो कितना तेज है, कितना भुतरा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन युवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह युवा पार्टी के लिए एक पूंजी के रूप में काम आएगा। लेकिन राहुल गांधी के पदार्पण के बाद, खासकर 2004 के बाद, शायद वो समझिए जितने नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, सारे के सारे नेता उसमें से उनको छोड़कर चले गए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।